हेलो स्टूडेंट्स, विजयन एजुकेशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा आपके बीएड के एग्ज़ाम में। बीएड का आपका जो पहला ही पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें हमेशा आज के टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। इसके बाद अगर आप एचटेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी इस टॉपिक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। आप लोग सीटेट दीजिए, केवीएस दीजिए, एनवीएस या DSSB का एग्जाम दीजिए, इस टॉपिक से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को आपके एग्जाम में मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी राज्य का जो टेट का एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे स्टूडेंट्स। तो आप ज़्यादा समय नष्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग, सीखना या अधिगम। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमेशा आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब बात उठती है कि लर्निंग, सीखना या अधिगम, इसका अर्थ क्या निकलता, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक ही लाइन में सीखने की कोशिश करते हैं, एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट्स, किस में मॉडिफिकेशन करना है? बिहेवियर में। स्टूडेंट्स, जब हमारी लर्निंग होती है तो लर्निंग के द्वारा सबसे पहले हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जाता है या उसमें चेंज किया जाता है। अब बात उठती है स्टूडेंट्स, इस बिहेवियर में चेंज आएगा कैसे, इसका आधार क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसका आधार होगा हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे जो डेली के अनुभव है उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब स्टूडेंट्स, बात उठती है कि एक्सपीरियंस जो है वो हम गेन कहां से करें। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो एक्सपीरियंस है वो हम गेन करते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से, अपने घर से, अपनी फैमिली से, स्कूल से, या फिर आप लोगों का जो पीयर ग्रुप है, जो मित्र समूह है, वहां से आप लोग जो ये एक्सपीरियंस है वो गेन करते हैं और जिसके आधार पर आप लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस मींस जो लर्निंग है उसमें किसका मॉडिफिकेशन होना है, किसमें परिवर्तन आना है? व्यवहार में परिवर्तन आना है। और व्यवहार में परिवर्तन करेगा कौन? आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जो कि आप लोग गेन करते हैं सोसाइटी, होम, फैमिली, स्कूल या पीयर ग्रुप। मींस आप लोगों का जो मित्र समूह है वहां से ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं और इन एक्सपीरियंस को आधार बनाते हुए किसमें चेंज आता है? हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। अब कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहा जाता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, उसके द्वारा भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। या जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मतलब आप लोग किसी काम पर कितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, किसी चीज के ऊपर कितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके द्वारा भी आपके बिहेवियर में चेंज आता है। पर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और एक्सरसाइज भी एक्सपीरियंस का ही एक हिस्सा है। ट्रेनिंग में भी और एक्सरसाइज में भी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस ही गेन करते हैं, तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस में ही सारा कुछ शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अब स्टूडेंट्स, एक बात और उठती है, आप लोगों को यह तो पता लग गया कि लर्निंग में या सीखने में मॉडिफिकेशन होता है व्यवहार में। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। और व्यवहार में परिवर्तन लाएगा कौन? आप लोगों के एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी हो। ठीक है, अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है स्टूडेंट्स। पर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें और हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या उसे भी हम सीखने का नाम दे सकते हैं? जैसे एक शब्द है मैच्योरिटी, हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता। सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही जानना चाहूंगा कि मैच्योरिटी और लर्निंग, इन दोनों में कुछ फर्क है या दोनों एक ही चीज है?
तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों की समानताओं की बात करता हूं। इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, किस किस में, लर्निंग में और मैच्योरिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, किस किस में, एक तो है लर्निंग और दूसरा है मैच्योरिटी। ठीक है, सबसे पहले एक शब्द है मैच्योरिटी, हिंदी में बोलते हैं इसका परिपक्वता। स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज ये हैं कि चाहे मैच्योरिटी है चाहे फिर लर्निंग है, इन दोनों के द्वारा ही आप लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों में क्या है, चाहे मैच्योरिटी है चाहे लर्निंग है, इन दोनों के द्वारा ही आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। पर मैच्योरिटी को लर्निंग का नाम नहीं दे सकते, कारण मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों व्यवहार में तो परिवर्तन लाते हैं, पर दोनों के आधार अलग अलग हैं। किस लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। मैच्योरिटी व्यवहार में परिवर्तन लाती है एज के द्वारा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती जाती है और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। एज के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है स्टूडेंट्स, उसको हम मैच्योरिटी का नाम देंगे, ना कि किसका, लर्निंग का। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा जाता है कि लर्निंग और मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है, दोनों के काम एक ही है, दोनों व्यवहार में परिवर्तन तो लाते हैं पर दोनों के आधार अलग अलग है। मैच्योरिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे व्यवहार में परिवर्तन लेकर आती है, और लर्निंग जो है, लर्निंग में एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एज के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए उसे लर्निंग का नाम ना देकर उसको मैच्योरिटी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा भी होता है, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, थकान होती है, घर आते हैं, घर में अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करने लगते हैं, दोस्तों के साथ झगड़ा करने लगते हैं, मीन्स के कहीं ना कहीं वो भी तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो इस प्रकार के जो व्यवहार में परिवर्तन है जो थकान के आधार पर हो, वो भी लर्निंग नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो बहुत थोड़े समय के लिए है। जैसे हमारी थकान उतरती है, हम अपने पहले वाले व्यवहार में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस थकान के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है उसे भी हम लर्निंग का नाम नहीं देंगे। इसके बाद है किसी बीमारी के कारण कई बार हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। मान लो आप किसी दिन बीमार हैं तो आपके बिहेवियर में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो भी एक समस्या है, पर वो व्यवहार में परिवर्तन तो है, पर उसे भी हम लर्निंग का नाम नहीं देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक चीज़ और भी है, संवेग, आप लोगों के इमोशंस। कई बार आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं, जिसके कारण तेज हो जाते हैं, जिसके कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप दूसरों के साथ ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं, दूसरों के साथ झगड़ा करने लगते हैं, तो वो भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है स्टूडेंट्स। कई बार रोने लग जाते हैं, कई बार हंसने लग जाते हैं, वो थोड़े समय के लिए। वो व्यवहार में तो परिवर्तन है, परंतु वो लर्निंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैच्योरिटी के आधार पर जो परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आए, उसे भी लर्निंग नहीं कहा जाएगा। किसी बीमारी के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे भी लर्निंग नहीं कहा जाएगा। अगर किसी थकान के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे भी लर्निंग नहीं कहा जाएगा। इमोशंस के जागृत होने के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उससे भी लर्निंग नहीं कहा जाएगा। लर्निंग किसे कहा जाएगा? ऐसा व्यवहार का परिवर्तन जो आपके अनुभवों पर आधारित हो, आपके एक्सपीरियंस पर आधारित हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस या फिर अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना कहलाता है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अभी तक आप जो लर्निंग का मीनिंग है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो लर्निंग है, जो सीखना है या अधिगम है, उसके प्रकार कितने हैं। लर्निंग कितने प्रकार की होती है, अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो दो प्रकार का है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है स्टूडेंट्स, दो प्रकार का कौन कौन सा है? एक तो होती है स्टूडेंट्स हमारी लर्निंग डायरेक्ट, ठीक है, जिसे प्रत्यक्ष सीखना भी कहा जाता है। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट लर्निंग,
जिसे प्रत्यक्ष सीखना भी कहा जाता है, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट लर्निंग, जिसे अप्रत्यक्ष सीखना भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो ही प्रकार की हमारी लर्निंग है, एक तो है डायरेक्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट लर्निंग किसे कहें और इनडायरेक्ट लर्निंग किसे कहें, प्रत्यक्ष सीखना और अप्रत्यक्ष सीखना। स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को ही एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग क्या है। स्टूडेंट्स, एक मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, मींस एक चीज हम पहले ही सीख चुके हैं। वो क्या है कि सांप के काटने से हमारी मौत हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये चीज मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है, पर ये चीज हमें पता कैसे लगी कि सांप के काटने से हमारी मौत हो सकती है? तो स्टूडेंट्स, ये चीज हमें पता लगी हमारे बड़ों से। हमारे बड़ों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको बताया कि सांप के काटने से हमारी मौत हो सकती है, तो हमें पता लगा है। स्टूडेंट्स, या हमने किताबों से पढ़ा है, फिल्मों में देखा है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को सांप ने काटा है और उससे उस व्यक्ति की मौत हुई है, तो हमें पता लगा कि सांप के काटने से हमारी मौत हो सकती है। तो इस प्रकार का जो हमारा सीखना, इस प्रकार की जो लर्निंग है, वो हमारी इनडायरेक्ट लर्निंग कहलाएगी। मतलब जब इस किसी घटना का इफेक्ट तो किसी दूसरे के ऊपर आए, प्रभाव तो किसी दूसरे के ऊपर है, और उससे अगर सीख ले हम लोग, तो वो इनडायरेक्ट लर्निंग कहलाएगी, वो अप्रत्यक्ष सीखना कहलाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर इसी एग्जाम्पल को मुझे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना हुआ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना हुआ, तो स्टूडेंट्स एक ही चीज है कि हमें खुद सांप से अपने आप को कटवाना पड़ेगा। उसके बाद हम जिंदा बचते हैं या नहीं बचते, वो आगे हमारी किस्मत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग का एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट लर्निंग में प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर आता है और सीखते हम लोग हैं, और डायरेक्ट लर्निंग में हमारे एक्सपीरियंस के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। मींस उस घटना का सीधा प्रभाव हमारे ऊपर आता है, तो उसे हम डायरेक्ट लर्निंग का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लर्निंग में सीधा मेरे ऊपर या हमारे ऊपर प्रभाव आता है घटना का, और इनडायरेक्ट में घटना का प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर, और उससे सीखते हम लोग हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स 2 या 3 साल पहले पंजाब अमृतसर में एक ट्रेन हादसा हुआ था। उसमें क्या था स्टूडेंट्स, दशहरे वाले दिन वहां पर रेलवे ट्रैक के किनारे एक मेले का आयोजन किया गया था, और उस मेले के आयोजन पर बहुत सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई, और उसमें से कुछ भीड़ जो है, कुछ लोग जो हैं उस मेले को देखने के लिए रेलवे ट्रैक पर भी खड़ा हुए, और उसी टाइम वहां से 2 ट्रेनें क्रॉस हुई, और उन ट्रेनों से एक्सीडेंट होने के कारण बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी एक घटना घटित हुई। तो उस घटना से भी हमें एक चीज सीखने को मिली, उस घटना से भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया। वो क्या है कि अगर हम असावधानीपूर्ण तरीके से रेलवे ट्रैक पर खड़े होते हैं या उसको रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है या हमारी मौत भी हो सकती है। स्टूडेंट्स देखिए, इस एग्जाम्पल में भी प्रभाव किसी और के ऊपर आया है। ट्रेन एक्सीडेंट में कोई और व्यक्ति मारे गए हैं, पर उससे सीखा हम लोगों ने है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों की इनडायरेक्ट लर्निंग थी। अब इसी को अगर डायरेक्ट में कन्वर्ट होना पड़े या उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसी रेलवे ट्रैक पर हमें भी जाकर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग का एग्जांपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, या फिर सीखने की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीखने की विशेषताएं किस प्रकार से फाइंड आउट हो सकती हैं। पहली चीज तो ये है, मैंने इसका मीनिंग आप लोगों को बताया था, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना कहलाता है।
तो स्टूडेंट्स एक कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इसी से निकल आती है कि लर्निंग में व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक लिख लो स्टूडेंट्स, चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज इन बिहेवियर, ये बात पहले ही हो चुकी है कि अनुभवों के द्वारा ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और जिसे सीखने का नाम दिया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, उस पर जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो हमारी लर्निंग है, जो हमारा सीखना है या अधिगम है, वो परमानेंट है या नॉन परमानेंट है? परमानेंट मतलब सीखने को स्थायी कहा जाए या सीखने को अस्थायी कहा जाए? अब स्टूडेंट्स इस बात के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा कि सीखना जो है वो स्थायी है या अस्थायी है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मानकर चलते हैं कि जो सीखना है, जो अधिगम है, वो स्थायी है, परमानेंट है। सिर्फ सपोज करके चलते हैं, मानकर चलते हैं। स्टूडेंट्स एक प्राइमरी क्लास का टीचर है जो अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को वर्ड्स की जानकारी देता है, शब्दों की जानकारी देता है, उसके उच्चारण की जानकारी देता है, उसके प्रोनाउंसिएशन की जानकारी देता है। तो एक दिन एक प्राइमरी क्लास का टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को PUT पुट शब्द की जानकारी देता है, ये सिखाने की कोशिश करता है, उसका मतलब बताने की कोशिश करता है। और जब वो टीचर इस पुट शब्द को बोलता है, इसका उच्चारण करता है, तो पुट की बजाय इसको पट बोल देता है। अब स्टूडेंट्स तो वही सीखेगा जो टीचर सिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टीचर ने सिखा दिया इस पुट को पट बोलना, बच्चे ने सीख भी लिया, था पुट पर सीख लिया पट। अब वो इस चीज को, गलत चीज को सीखकर अपने घर जाता है, अपना होमवर्क करने लगता है, दोबारा यही पुट शब्द उसके सामने आता है और इस पुट को पट बोलने लगता है। उसके पेरेंट्स सुनते हैं कि मेरे बच्चे का जो उच्चारण है वो ठीक नहीं है, वो पुट को पट बोल रहा है। अब वो लॉजिक के थ्रू अपने बच्चे को बताते हैं कि बच्चे ये पट नहीं है बल्कि पुट है, और वो इसके बाद बच्चा वो इस पट को पुट बोलने लगता है। अगर सपोज करिए स्टूडेंट्स लर्निंग परमानेंट होती, अगर हमारी लर्निंग जो है वो परमानेंट होती, तो सारी जिंदगी वो बच्चा इस पुट को पट ही बोलता, पर वो तो इस पट से पुट पर आ गया है। इट मीन्स हमारी जो लर्निंग है वो कम से कम स्थायी तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर स्थायी नहीं है तो अस्थायी होगी। तो सपोज करिए स्टूडेंट्स हम मान के चलते हैं कि लर्निंग जो है अस्थायी है, नॉन परमानेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर लर्निंग जो है वो नॉन परमानेंट है, अस्थायी है, तो किसी विद्यार्थी को किसी क्लासरूम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लर्निंग तो हमारी अस्थायी है, कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जानी है। मीन्स क्लासरूम से बाहर जाने के बाद तो वो ख़त्म हो जानी है, तो ऐसी लर्निंग का फ़ायदा ही क्या है? ठीक है स्टूडेंट, पर ऐसा नहीं है। जब भी हम एक क्लासरूम में सीखते हैं तो उसका कुछ परसेंट, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% क्लासरूम के बाहर जाने के बाद भी या क्लासरूम के बाद भी हमें याद रहता है। इट मीन्स पूर्ण रूप से लर्निंग जो है वो अस्थायी भी नहीं है। मीन्स अब लर्निंग ना ही तो स्थायी है और ना अस्थायी है, तो लर्निंग है क्या? तो स्टूडेंट्स लर्निंग जो है इन दोनों के बीच की एक अवस्था है। ठीक है, लर्निंग क्या है? स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और नॉन परमानेंट के बीच की एक अवस्था है जिसे कहा जाता है रिलेटिवली परमानेंट। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बना लो स्टूडेंट्स, रिलेटिवली परमानेंट। मीन्स लर्निंग का नेचर कैसा है? वो है रिलेटिवली परमानेंट, या हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स अपेक्षाकृत स्थायी है। लर्निंग या सीखने की जो प्रकृति है, नेचर है, वो अपेक्षाकृत स्थायी है या फिर
रिलेटिवली परमानेंट है। स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को यहाँ पर, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एस्टेट सीटेट के एग्जाम में भी आए हैं और जो कंपटीशन के एग्जाम है उसमें भी आए हैं। उसमें क्वेश्चन आता है कि लर्निंग की प्रकृति किस प्रकार की है, और ऑप्शन आप लोगों के सामने रखे जाते हैं, परमानेंट है, नॉन परमानेंट है, रिलेटिवली परमानेंट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमेशा इसका आंसर रिलेटिवली परमानेंट ही होगा, अपेक्षाकृत स्थायी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है रिलेटिवली परमानेंट या फिर अपेक्षाकृत स्थायी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा एक चीज़ कि लर्निंग जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स, एक बच्चा जब जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता ही रहता है। मीन्स के लर्निंग जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। ठीक है, इट मीन्स लर्निंग जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम है और क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 20, 30, 40, 50 कितने भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट्स वो सभी सीखते हैं, या इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं क्या वो सभी सीखते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट, एक क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी सीखते हैं, या इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी सीखते हैं। पर फर्क इतना हो सकता है स्टूडेंट्स कि कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है। इट मीन्स लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई होता है। अगर कोई भी चीज़ पूरी यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई होती हो तो उसे हम यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स बना लीजिए, लर्निंग कैसी होती है? ए यूनिवर्सल प्रोसेस मीन्स एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मीन्स एक ऐसी चीज है जो हम सभी के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और देखिए स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देख रहे हैं सीखने के लिए, ठीक है, लर्निंग के टॉपिक को सीखने के लिए। अब इस लर्निंग के टॉपिक को आपको सीखना है, किस लिए? आपको अपने बीएड का एग्जाम क्लियर करना है, एस्टेट का एग्जाम क्लियर करना है, सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है, या कोई और एग्जाम आप लोगों को क्लियर करना है। मीन्स आप लोगों के सामने कोई एक स्पष्ट उद्देश्य है या कोई एक स्पष्ट लक्ष्य है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बच्चे को अगर सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो उसके लिए उसके सामने लक्ष्य या उद्देश्य का स्पष्ट होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स अगर हम सीख रहे हैं तो किस लिए सीख रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स लर्निंग इज पर्पजिव और गोल डायरेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, सीखने का उद्देश्य किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है या फिर किसी उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? इसके बाद है स्टूडेंट्स, एक चीज और बताइए स्टूडेंट्स, आप सपोज करिए आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं। आप कंपटीशन में तो जरूरी थोड़ी ना कि साइकोलॉजी आएगी, उसमें हिंदी भी आएगी। सपोज करिए आपका टेट का ये एग्जाम है, उसमें हिंदी भी आएगी, उसमें इंग्लिश भी आएगी, उसमें एसएसटी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटिकल भी आएगी, मैथ भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी स्टूडेंट्स उसमें। तो पर ये सारी चीज़ें तो आप लोग 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक, 8th, 10th, 12th तक आप लोग सीख चुके हैं। अब दोबारा इसको सीखने की जरूरत क्या पड़ी? बात तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीजें तो आप लोग बहुत अच्छे से पहले ही सीख चुके हैं। इसका एक कारण है स्टूडेंट्स, जो हम इन चीजों को दोबारा सीखते हैं, वो कारण क्या है? उस समय जो हमने 8वीं, 10वीं या 12th के आसपास इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज प्राप्त की थी, वो आज के टाइम को देखते हुए और आज की आवश्यकताओं को देखते हुए वो फिट नहीं बैठ रही हैं। तो हम उस टाइम के ज्ञान को
आज की परिस्थितियों के हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मीन्स के हम अपने पुराने जो अनुभव हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी पुनर्रचना करते हैं। मतलब उस टाइम पर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को आज दोबारा से दूर करने की कोशिश करते हैं। मीन्स के अपने पुराने एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट, उनकी पुनर्रचना करते हैं। मीन्स के पुराने ज्ञान, लर्निंग में हम पुराने ज्ञान में कुछ ना कुछ नया जोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब सीखने का संबंध अनुभवों की पुनर्रचना से है। मीन्स के पुराने जो अनुभव हैं उनकी पुनर्रचना करनी है आज के समय को देखते हुए और आज की आवश्यकताओं को देखते हुए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। मीन्स सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। स्टूडेंट्स, सीखने का स्थानांतरण का मतलब होता है जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उसको सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अनदर। ठीक है स्टूडेंट्स, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अनदर। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण हो सकता है। कैसे? सपोज करिए स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे को साइकिल चलानी आती है, उसके बाद उसे स्कूटी या बाइक चलानी सीखनी है, तो साइकिल की जो नॉलेज है वो हेल्प करेगी उसे बाइक चलाने में या स्कूटी चलाने में, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो स्टूडेंट्स बैलेंस बनाने में ज़रूर हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं लर्निंग का ट्रांसफ़र। एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को जब दूसरी परिस्थिति में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। अब स्टूडेंट्स बात उठती है, लर्निंग का ट्रांसफ़र तो है पर ये कितने प्रकार का होता है? टाइप्स किसके? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के स्टूडेंट्स तीन टाइप है, तीन प्रकार है। सबसे पहले है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और तीसरा है जीरो बेस्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन तीनों को ही हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में स्टूडेंट्स जब हम एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को या एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति के लिए एक हेल्पफुल भूमिका में हो, एक पॉजिटिव भूमिका में हो। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था साइकिल और बाइक का या साइकिल और स्कूटी का, तो साइकिल की जो नॉलेज है वो बाइक और स्कूटी के लिए एक पॉजिटिव भूमिका में हमारे सामने आई है। पॉजिटिव भूमिका में मतलब एक हेल्पफुल भूमिका में आई है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दो सिचुएशन में तभी हो सकती है, दो परिस्थितियों में तभी हो सकती है जब दोनों परिस्थितियों के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, आपस में मिलते जुलते हों। जैसे साइकिल और बाइक का मैंने एग्जांपल दिया है, तो दोनों के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तभी लर्निंग का ट्रांसफर हुआ है, कारण कि दोनों दुपहिया वाहन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को प्राप्त करने में पॉजिटिव भूमिका में ना होकर स्टूडेंट्स एक बैरियर के रूप में काम आता है, सामने आता है, या एक रुकावट के रूप में, एक ऑब्स्टेकल के रूप में सामने आता है। जैसे स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल ले सकते हैं टाइपिंग का। सपोज करिए कि आपने टाइपिंग सीख ली, सबसे पहले आप लोगों ने इंग्लिश की टाइपिंग सीखी और आप लोगों की स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। उसके तुरंत बाद या कुछ टाइम के बाद आप लोगों को हिंदी की टाइपिंग सीखनी है। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग हिंदी की टाइपिंग के लिए पहले दिन ट्राई करने की कोशिश करोगे तो हिंदी के कीबोर्ड पर भी आपकी जो उंगलियां हैं वो इंग्लिश के कीबोर्ड के जैसे चलेंगी। मीन्स इंग्लिश की टाइपिंग कुछ समय के लिए आप लोगों के सामने एक बैरियर के रूप में सामने आ सकती हैं, एक रुकावट के रूप में सामने आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स जीरो बेस्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? स्टूडेंट्स सपोज करिए कि किसी महिला को खाना बनाना आता है,
लगभग सभी महिलाओं को ही आता है। सपोज करिए किसी महिला को खाना बनाना आता है, उसके बाद उसको स्कूटी या बाइक चलानी सीखनी है, तो स्टूडेंट्स खाना बनाने की नॉलेज और बाइक या स्कूटी में संबंध क्या है? मीन्स खाना बनाने की नॉलेज स्कूटी या बाइक में ना ही तो नेगेटिव भूमिका में सामने आ रही है और ना ही पॉजिटिव भूमिका में सामने आ रही है। इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो बेस्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वहीं पर होगी स्टूडेंट्स जहाँ पर दोनों परिस्थितियों के जो एलिमेंट्स है आपस में मैच ना करते हो। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, नेगेटिव क्या है, या फिर जीरो बेस्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। मींस लर्निंग जो है, सीखना जो है, अधिगम जो है, वो समायोजन में सहायक है स्टूडेंट्स हमें डे बाय डे हर सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़ता है, पर हम तब तक या जब तक एडजस्ट नहीं कर सकते अगर हमने कुछ सीख ना रखा हो। स्टूडेंट्स मुझे भी आप लोगों की क्लासरूम में एडजस्ट करना है, मैं जब तक आप लोगों की क्लासरूम में एडजस्ट नहीं कर सकता जब तक मैंने कुछ सीख ना रखा हो। जो टॉपिक मुझे सिखाना है अगर वो मुझे ही नहीं आता होगा तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्या? अगर मैं आप लोगों को नहीं सिखा पाया इट मीन्स मैं इस क्लासरूम में एडजस्ट नहीं हूं। इसी प्रकार से मेरे साथ साथ आप लोगों को भी इस क्लासरूम में एडजस्ट करना है। जो मैं सिखा रहा हूं वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। मीन्स कि आज लर्निंग का टॉपिक, अगर आप लोग लर्निंग का टॉपिक मेरे द्वारा सिखाए गए तरीके से सीख लेते हैं इट मीन्स आप भी एडजस्ट हैं। इट मीन्स एडजस्ट कहीं पर भी करना हो, चाहे अपने घर में करना हो, सोसाइटी में करना हो, क्लासरूम में करना हो, स्कूल में करना हो, पीयर ग्रुप में करना हो, हम तभी एडजस्ट कर सकते हैं जब हम कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, लर्निंग हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम में जब एक टीचर टीच करता है तो सबसे पहले टीच करने से पहले ही टीचर के दिमाग में एक उद्देश्य पहले ही होता है कि आज 40 मिनट के पीरियड में, 50 मिनट के पीरियड में मुझे बच्चों में किस प्रकार का चेंज लेकर आना, किस प्रकार का चेंज मतलब किस प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन लेकर आना है या उनको सिखाना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की मेरी क्लास का उद्देश्य आप लोगों को लर्निंग या अधिगम के टॉपिक की नॉलेज देना, उसका ज्ञान देना है या उसको सिखाना है, पर मेरा उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि लर्निंग का टॉपिक पहले तो मुझे ही ना आता हो और दूसरा लर्निंग का टॉपिक मैं आप लोगों को ना सिखा दूं। तो दोनों को ही सीखना पड़ेगा, मुझे सिखाने के लिए सीखना पड़ेगा और आप लोगों को पास होने के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्लासरूम के उद्देश्यों को अगर पूरा करना है, उनको प्राप्त करना है, तो उसके लिए टीचर है या स्टूडेंट है, उन दोनों को ही सीखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी? लर्निंग की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमेशा